हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का भी टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। जैसे मैंने बोला था जॉन्डिस टॉपिक लाने के लिए, जॉन्डिस भी बहुत जल्दी मैं डालूँगी वीडियो। पर उससे पहले हम आज एक और इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर आए हैं, पैम। तो थोड़ा जान लेते हैं पैम के बारे में। वैसे तो प्रोटीन के बारे में सभी जानते होंगे, प्रोटीन क्या होता है, क्यों लेते हैं प्रोटीन, पर ये नहीं हमें पता होता है कि प्रोटीन ना लेने से इतना कुछ हो सकता है। तो आज हम पैम के बारे में, उसका डेफिनेशन, कितने टाइप्स के होते हैं, उसका सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस क्या है, और एज अ नर्स ऐसे पेशेंट के लिए क्या कर सकती है, उसका रोल क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक को आज हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैम की डेफिनेशन। तो पैम की डेफिनेशन क्या होती है। आज का भी जो टॉपिक है वो बहुत ईजी लैंग्वेज में होने वाला है आपका। जैसे कि हम कल बहुत इजी लैंग्वेज में ख़त्म किए थे। कल तो हमारा पैथोफिजियोलॉजी था, पर आज पैथोफिजियोलॉजी इसमें भी मिलेगी आपको, और वो भी बिल्कुल इजी होगा। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपना सबसे पहले फ़ोकस इस पे लगाएंगे, क्योंकि अगर आप फोकस लगा के सुनेंगे, अगर आप कंसंट्रेशन आपका पूरा इस पे लगा होगा, तो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक आज ही, और एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं पैम। पैम क्या होता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन दैट इज़ डिफाइंड एज क्लिनिकल डिसऑर्डर। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है, ये एक डेफिशिएंसी है प्रोटीन की, जिसमें ये माल न्यूट्रिशन का पार्ट है। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, जब हमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। स्पेशली पैम हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारे मसल्स डेवलपमेंट के लिए, मतलब ओवरऑल हमारी बॉडी, जैसा आप जानते हैं कि हार्मोन्स हो, एंजाइम्स हो, मसल्स हो, ये सारे चीज़ों को बनाने के लिए अगर कुछ चाहिए तो वो प्रोटीन है। यानी प्रोटीन हमें हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा चाहिए, और जब हमें प्रोटीन की ही कमी हो जाती है तो वो फंक्शन कहाँ से होगा। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो सबसे पहले आप यही लिखना कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है, ये एक फॉर्म है माल न्यूट्रिशन का, जो एक क्लिनिकल डिसऑर्डर भी है, जो कैसे अकर होता है हमारी बॉडी में, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, एनर्जी की डेफिशिएंसी से ये हमारी बॉडी में अकर होता है। इसके सिम्टम्स से हमें पता लग जाता है कि हमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हुआ है। तो ये डेफिनेशन हुआ आपका, और ये डेफिनेशन बिल्कुल ईजी है। इसको समझने में आप ऐसा ना हो कि कन्फ्यूज़न होना है। बिल्कुल सिंपल सा आपको लिखना है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का टाइप है, एक क्लिनिकल डिसऑर्डर होता है जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन अगर करें तो मेनली इसका 3 टाइप्स है, क्वासियोरकर, मरास्मिक क्वासियोरकर। अगर आपने क्वासियोरकर पढ़ लिया, मरास्मस पढ़ लिया, तो तीसरा टाइप तो उसी से रिलेटेड है। उन दोनों सिम्टम्स को हम देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में आज हम मेनली क्वासियोरकर, मरास्मस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब अगर बात करें पैम की, तो पैम क्यों होता है, रीज़न क्या है पैम होने के, कि ओवरऑल तो हम प्रोटीन या जो भी फूड ले रहे हैं उससे प्रोटीन तो ले ही रहे हैं, पर क्या रीज़न हो सकते हैं कि पैम होता है इतना ज़्यादा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाती है। तो मेनली आपके 4 फैक्टर है जो इस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को। ये 4 फैक्टर आपके डाइटरी, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर। डाइटरी फैक्टर में आपका इनप्रॉपर फूड कंजप्शन, बैड हैबिट का मतलब है कि कितने लोग होते हैं कि एक ही चीज़ पे, जो चीज़ उन्हें अच्छी लग जाती है उसी को बार बार खाते हैं, अदर चीज़ों को खाते नहीं हैं, टाइम से नहीं खाना। ये सारे आपके क्या है, बैड हैबिट्स हैं। जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो ना खाना, जंक फूड ज़्यादा खाना, तो बैड हैबिट्स की भी वजह से भी पैम हो सकता है। दूसरा आपका इम्प्रॉपर फूड कंजप्शन, आप जो इम्पॉर्टेंट फूड है वो ले नहीं रहे हो। तो डाइटरी फैक्टर में यही आता है कि आपकी डाइट कैसी है और आप कैसे ले रहे हो, उस डाइट पर आप फोकस कैसे कर रहे हो। तो ये आपका डाइटरी फैक्टर में आ जाता है। दूसरा हमारा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है। तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में नॉर्मली आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जैसे फैमिली में हमारे पास पुअर फैमिली है तो वो उतना वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करवा पाती अपनी फैमिली मेम्बर्स को, और वही अगर एक अमीर फैमिली की बात करें, रिच फैमिली की बात करें, तो वो उनके पास फूड बहुत ज़्यादा होते हैं, पर उसमें भी एक कमी आ जाती है कभी कभी, लैक ऑफ नॉलेज की। तो ये जो मिसकंसेप्शन हो जाती है, लैक ऑफ नॉलेज, पॉवर्टी, और आपका ये सारी जो चीज़ें हैं, इनकी वजह से भी हमारा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अकर होता है। पहला आपका डाइट प्रॉब्लम हुआ, दूसरा आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस प्रॉब्लम हुआ। रिच फैमिली को नॉलेज का कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, मिसकंसेप्शन हो जाता है कि कहीं इस फूड से मुझे एलर्जी तो नहीं हो रही। कितने लोगों को होता है कि उन्हें पता नहीं होता कि उनको एलर्जी किस चीज़ से है, और फिर वो उसके कन्फ्यूजन के अकॉर्डिंग वो दूसरी चीज़ों को लेते नहीं हैं। अगला हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में है कि आप जिस इन्वायरमेंट में अपने फूड को रख रहे हो, जो भी, तो वो आपका इन्वायरमेंट है कैसा, जहाँ भी आप प्रिजर्व कर रहे हो अपने फूड को। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने घर में वेजिटेबल्स लाया या आपका फ्रूट्स है, वो
किस इन्वायरमेंट में रख रहे हो, वो भी चीज़ें इंक्लूड होती है इसमें। क्लीननेस होनी चाहिए। तो ओवर क्राउडिंग, ज़्यादा भीड़ वगैरह भी होने से, भीड़ में होने से इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो आपके किस में आएंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर में। यानी इन्वायरमेंट के वजह से आपकी बॉडी को हार्म पहुंच रहा है, इन्फेक्शन हो रहे हैं, एलर्जी हो रही है, ये सारी चीज़ें आपके किस में आ जाएंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर में। चौथा हमारा है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में कितने बार लोगों को ऑटो इम्यूनिक डिजीज़ होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के वजह से भी जो स्टार्टिंग से ग्रोथ है वो इम्प्रॉपर रहती है। तो ये आपके मेनली पैम के 4 फैक्टर हैं जो आपकी बॉडी को जिससे पैम हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, पैम होता क्या है, इसके क्लासिफिकेशन मेनली कितने हैं और इसके कॉजेज़ क्या हैं। ये 3 चीज़ आप कभी भी पैम पे कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आए, आप इसके बारे में लिख के आओ। जो व्हाट इज़ पैम, अगर सिंपल सा आता है तो आप इतना लिख सकते हो। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हम पूरा जितना वीडियो में पढ़ेंगे वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो देख लिया हमने पैम क्या होता है। पैम होता है, जो पैम है ये एक माल न्यूट्रिशन का फॉर्म है जो क्लिनिकल डिसऑर्डर है, प्रोटीन और एनर्जी की डेफिशिएंसी से होता है। उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन आ गया, मरासमस, क्वासियोरकर, मरासमिक, और फिर आपका आ गया कॉजेज़ में हमने 4 पॉइंट्स देखे हैं। आपका कौन सा पॉइंट, डाइटरी फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर। तो ये 4 फैक्टर जो है हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। आपका सबसे पहला क्लासिफिकेशन है मरासमस। मरासमस क्या होता है, तो इसमें लिखा हुआ है जो मरासमस है वो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। इसका मतलब होता है टू वेस्ट। इट अकर्स इन चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 1 year, यानी 6 से 1 साल के बच्चों में मरासमस ज़्यादा पाया जाता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद होने चाहिए। MCQ में नॉर्मली लोग पूछ लेते हैं कि मरासमस ज़्यादातर किस लोगों में, कितने एज के लोगों में पाया जाता है। उसके बाद डेफिनेशन है आपका मरासमस क्या होता है। तो पहले हमने देखा कि मरासमस ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब है टू वेस्ट, और ये कौन से लोगों में होता है, बच्चों में पाया जाता है। 6 से 1 साल के बच्चों में ज़्यादातर मरासमस देखा जाता है। डेफिनेशन है आपका कि ये एक सीवियर फॉर्म है माल न्यूट्रिशन का, जो हम जब प्रोटीन और कैलोरी जितना हमारी बॉडी को चाहिए जब उससे कम लेते हैं, इम्प्रॉपर लेते हैं, हम इनएडिक्वेट अमाउंट में लेते हैं, तो उससे हमारा मरासमस अकर होता है। इसका प्राइमरीली करेक्टराइज्ड बाय मसल वास्टिंग, स्टंटेड ग्रोथ एंड सीवियर वेट लॉस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो बच्चा है वो एज के अकॉर्डिंग वेट ना होना, हाइट के अकॉर्डिंग वेट ना होना, या वेट तो है पर हाइट नहीं है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसमें आपकी आ जाती हैं। स्टंटेड ग्रोथ में, मसल वास्टिंग में मसल्स मतलब जितना मसल्स होना चाहिए वो उतना होता नहीं है, एकदम हड्डी सा बचा दिखता है। जैसे पैर हाथ आपको जब दिखेंगे वो बहुत पतले पतले होते हैं। फ़ोटो आप वैसा फ़ोटो एक बार आप सर्च करोगे मरासमस तो वो क्लियर आ जाएगा। देखना आप बच्चे के जो बोन है वो क्लियरली ऐसे दिखते हैं, जो मसल्स ग्रोथ होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती वहाँ पे। तो ये सिम्टम्स है। मरासमस क्या एक सीवियर फॉर्म है माल न्यूट्रिशन का, जो कि आपके प्रोटीन और कैलोरी की कमी से हो रहे हैं, डेफिशिएंसी से। और इसका जो सबसे पहला लक्षण है वो आपका मसल वास्टिंग होगा, करेक्टराइज्ड बाय मसल वास्टिंग, स्टंटेड ग्रोथ और सीवियर वेट लॉस। वेट बहुत कम होगा बच्चे का। पैथोफिजियोलॉजी है। पैथोफिजियोलॉजी आपको देखने में कुछ भी हो, पर जो मैं बोल रही हूँ वो आप ध्यान से सुनना कि पैथोफिजियोलॉजी में होता क्या है। फॉर एग्जांपल आपने वैसे आप जब MCQ करोगे तो MCQ में सबसे पहले जब कभी भी क्वेश्चन आता है कि मरासमस किसकी कमी से होता है मेनली, तो आप कार्बोहाइड्रेट देखोगे। और कई बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हमने कार्बोहाइड्रेट देखा पर यहाँ पे तो प्रोटीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पैम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है, तो इसके पीछे भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रीज़न कार्बोहाइड्रेट का ही है। कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही पैम होता है, पर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्ट क्यों नहीं कहा गया, देखते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी क्या है। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहला रीज़न है आपका कि जब आप फूड कंजप्शन अच्छे से नहीं करते हो ड्यू टू इनटेक ऑफ इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, आपका जो फूड का जितने अमाउंट में लेना है उससे कम ले रहे हो, तो कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में क्या है, कम है। जब आपने डिक्रीज़ फूड कंजप्शन किया तो डिक्रीज़ कार्बोहाइड्रेट होगा आपकी डाइट में। उसके बाद क्या होगा, हमारी बॉडी तो एक्टिविटी कर ही रही है, डेली जो आप काम कर रहे हो वो काम तो कर ही रहे हो, पर आप डेली के अकॉर्डिंग फूड कंजप्शन जो है आपका कम हो गया है। फूड कंजप्शन कम हुआ, कार्बोहाइड्रेट कम हुआ, उसके बाद से आपका जो एक्टिविटी है वो वैसा ही रह रहा है। पर यहाँ पे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट कम लोगे तो आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा,
और आपने इंसुलिन और उसके बाद ग्लाइकोजन के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि ग्लाइकोजन क्या करता है जब हम फास्टिंग में होते हैं नॉर्मली। वैसे जैसे कि कई लोग फास्टिंग करते हैं अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, तो फास्टिंग में जब लोग होते हैं तो उन्हें भी तो एनर्जी होती है, वो भी तो काम करते हैं, वो एनर्जी उन्हें ग्लाइकोजन देता है। जितना स्टोर करके ग्लूकोज रखा रहता है वो फास्टिंग के टाइम पे उनको एनर्जी के लिए ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ग्लाइकोजन जब आप कार्बोहाइड्रेट जितना लेना चाहिए जब आप उतना नहीं लेते हो तो उसके बाद क्या होता है, जब आप फास्टिंग में होते हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो ग्लाइकोजन जितना भी ग्लूकोज स्टोर करके रखा रहता है वो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और आपकी बॉडी को प्रोवाइड करने लगता है एनर्जी। अब वो एनर्जी तो प्रोवाइड करता जा रहा है पर एक दिन बेचारे को तो खाली होना ही है, ख़त्म होना ही है। आप उतना अमाउंट ले नहीं रहे हो डेली और ग्लाइकोजन जितना स्टोर करके रखा था उसने आपके पीछे ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद क्या होगा कि अब मजबूर होगा प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है कि जब आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहा है उतना तो प्रोटीन का मेनली काम होता है मसल्स ग्रोथ का, मसल डेवलप करता है। अब प्रोटीन उस काम को छोड़ के कार्बोहाइड्रेट की जगह पे काम करने लगेगा, यानी जो आपका कार्बोहाइड्रेट एनर्जी दे रहा था अब वो प्रोटीन देना स्टार्ट कर देगा। कार्बोहाइड्रेट की जगह, कार्बोहाइड्रेट तो बेचारा चला गया, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज भी ख़त्म हो गया, तो अब प्रोटीन काम करना स्टार्ट करता है और प्रोटीन क्या करता है, प्रोवाइड करने लगता है एनर्जी, और जिसकी वजह से मसल्स का जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होती है वो रुक जाती है और आपका मरासमस अकर होता है। इसमें आप पढ़ोगे जब तो डीपली जाओगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, कुछ प्रोटीन की कमी से ये हो गया वो हो गया, बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पर मेनली क्या होता है कि मसल्स की ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होती, जो बाहर से देखने पे भी लोगों को पता लग जाता है और वो लोग बोल देते हैं कि इसको प्रोटीन की कमी है। तो ये चीज़ था आपका पैथोफिजियोलॉजी। एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं मरासमस क्या है और इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। मरासमस माल न्यूट्रिशन का एक सीवियर फॉर्म है जो प्रोटीन और कैलोरी की डिफिशिएंसी से होता है। इसको अगर करेक्टराइज्ड किया गया है मसल वास्टिंग, स्टंटेड ग्रोथ और सीवियर वेट लॉस। पैथोफिजियोलॉजी आपका ये कहता है कि जब आप इनएडिक्वेट अमाउंट में फूड कंज्यूम करते हो तो आपका कार्बोहाइड्रेट डिक्रीज़ हो जाएगा डाइट में, बट आपकी एक्टिविटी और एनर्जी उतनी ही चाहिए आपको बॉडी को। तो क्या होगा, आपका जो ग्लाइकोजन होगा वो कन्वर्ट होने लगेगा ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन स्टोरेज भी ख़त्म हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज ग्लाइकोजन स्टोरेज। उसके बाद अब क्या होगा, इंक्रीज प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन उसकी जगह पे ब्रेक डाउन होके प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन में, जब आप पढ़ोगे तो मिलेगा प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। इसका मतलब होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट की जगह पे काम करने लगता है, प्रोवाइड करने लगता है एनर्जी, जिसकी वजह से मसल वास्टिंग होती है और हमें मरासमस हो जाता है, मरासमस अकर होता है। तो ये रीज़न थे आपके मरासमस। आई होप कि आपको इजी वे में बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ नीचे बॉक्स में कमेंट कर देना। अब देखते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है मरासमस का। तो पहले आपका साइन एंड सिम्टम्स में पहले है ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। लॉस ऑफ सबकुटेनियस फैट, जो सबकुटेनियस फैट है वो सबकुटेनियस स्किन का पार्ट है, तो सबकुटेनियस फैट भी कम हो जाएगा। मसल वास्टिंग होने लगेगा, मसल ग्रोथ नहीं होगा। बाइलोट स्पॉट्स, बाइलोट स्पॉट होता है आँखों में आपने देखा होगा वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं, जो मेनली विटामिन ए की कमी से होता है। तो बाइलोट स्पॉट्स बनने लग जाते हैं आँखों में, जो फॉमी स्पॉट्स होता है कंजक्टिवा में आपके बनने लगेगा ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। तो ये मेनली साइन एंड सिम्टम्स हैं मरासमस के। अब डायग्नोसिस क्या हो सकता है, डायग्नोसिस होता है जो हम टेस्ट वगैरह मेनली करते हैं लोगों को देखते हुए कि हाँ इस चीज़ की कमी है। और फॉर एग्जांपल कोई पर्सन गया एनीमिया का और उसका बॉडी पीला दिख रहा है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलेगा उसको कि ब्लड टेस्ट करवा के, और CBC जो लिखते हैं, तो ये आपका डायग्नोसिस होता है। तो डायग्नोसिस में हम ब्लड ग्लूकोज वैल्यू देखते हैं लोअर देन 50 mg पर DL। 50 mg पर DL ये आपको पता है कि नॉर्मली हमारा 70 से 110 होता है, तो ये आपका 50 mg पर DL चला जाता है। तो ब्लड ग्लूकोज वैल्यू चेक करते हैं हम डायग्नोसिस में। फिर हीमोग्लोबिन लेवल देखेंगे, ज़्यादातर मरासमस वाले लोगों का 6.5 से नीचे चला जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट करेंगे, एल्बुमिन टेस्ट करेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन भी करेंगे। कई बार यूरिन में प्रोटीन लीक होने लगता है, उसकी वजह से भी हो जाता है। एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड सिमियर पैरासाइट डिटेक्शन। तो ये सारे टेस्ट हैं आपके, मेनली आपको याद होना चाहिए यूरिन कल्चर, एल्बुमिन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, हीमोग्लोबिन लेवल का टेस्ट होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये आपके डायग्नोसिस में आपको टेस्ट पता होना चाहिए। अब मेनली ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है, तो अगर आपको साइन एंड सिम्टम्स याद है तो ट्रीटमेंट भी याद हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा बाइलोट स्पॉट्स पढ़ते हैं तो उसके लिए हम पेशेंट को विटामिन ए सप्लीमेंट देंगे। आपका ग्रोथ रिटार्डेशन हो रहा है तो हम पेशेंट को प्रोटीन देंगे। अब प्रोटीन कितना देना है, तो 3-4 ग्राम हमें पर डे देना है। और कैलोरी कितना ज़रूरी है, 200
200 kg पर डे ज़रूरी है उस पेशेंट को देने के लिए। कंटिन्यूअस अगर बच्चे में हो रहा है तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूअस होना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट हमें देते रहना चाहिए। जितने भी प्रोटीन्स, मेनली आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तो इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन और आपके डेयरी प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करना ही करना है। विटामिन ए भी देना है, फॉलिक एसिड भी देना है। फॉलिक एसिड क्यों दे रहे हैं? फॉलिक एसिड आपको पता है कि ये हमारे बॉडी के ब्लड, मेनली ये आरबीसी को बनाने के लिए बहुत सही होता है। फॉलिक एसिड विटामिन B9 है, तो ये आपको ज़रूरी है ट्रीटमेंट के लिए। तो हमने देख लिया प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के डेफिनेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर हमने उसका कॉजेज़ किया। कॉजेज़ में हमने 4 फैक्टर देखा और उसके बाद हमने देखा मरासमस क्या होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी होता क्यों है, फिर उसके साइन एंड सिम्टम्स और फिर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो ये आपका मरासमस का था। अब दूसरा पार्ट है हमारा क्वाशियोरकर। सेम वही चीज़ है, क्वाशियोरकर भी सीवियर फॉर्म में माल न्यूट्रिशन की, जो मेनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हो जाता है। और ये करेक्टराइज क्या होता है, इसमें सबसे पहला करेक्टर जो साइन एंड सिम्टम्स है वो आपको एडिमा दिखेगा। जो बेली होती है वो जो फूल जाती है, अजीब सा अलग सा दिखने लगता है। मतलब बॉडी, आपका जो बॉडी का मेन जो एब्डोमेन का नीचे वाला पार्ट है, बेली वाला पार्ट है, वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है ड्यू टू एडिमा, फ्लूइड अक्युमुलेशन। तो क्वाशियोरकर भी एक सीवियर फॉर्म है माल न्यूट्रिशन के, जो क्यों कॉज हो रहा है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। और इसमें क्या होता है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है, यानी फ्लूइड बॉडी में रह जाता है, जो लीड करता है एडिमा को। और लीवर जो फैटी लीवर हो जाता है, फैटी इन्फ्लिट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें मेनली स्वेलिंग हो जाती है फ्लूइड रिटेंशन होने की वजह से। एडिमा आपने देखा होगा, एडिमा में क्या होता है, पिटिंग एडिमा हम जैसे चेक करते हैं वैसे देख के पता लगा लेते हैं कि इस पर्सन को एडिमा है। वैसे क्वाशियोरकर के लोग पता लग जाते हैं देखते ही। ये भी मेनली बच्चों में होता है। तो पैथोफिजियोलॉजी में इसका सिंपल है, जैसा आपने उसमें पढ़ा था, इसमें भी थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि हम प्रोटीन जब लो इंटेक करते हैं, प्रोटीन हमारा कम इंटेक करने की वजह से फेरेटिन डिक्रीज़ हो जाती है बॉडी में, प्रोटीन डिक्रीज़ हो जाता है, एंड जिसके हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। इसमें लोगों को एनीमिया हो जाता है, हाइपोएल्बुमिनिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने कम डाइट लिया, मतलब इनएडिक्वेट अमाउंट में, जितनी अमाउंट आपको चाहिए थी उतनी अमाउंट से आप कम फूड कंज्यूम कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका प्रोटीन जो है बॉडी से डिक्रीज़ हो रहा है। उसके साथ साथ फेरेटिन और हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें आपको 3 चीज़ें ज़रूर लिखना है, डिक्रीज्ड फेरेटिन, डिक्रीज्ड HB और डिक्रीज प्रोटीन। HB और फेरेटिन के डिक्रीज़ होने की वजह से लीड कर रहा है एनीमिया, और वहीं हाइपोएल्बुमिनिया के कम होने की वजह से क्या लीड होगा, डिक्रीज़ ऑन्कोटिक प्रेशर। और आपका एक क्या रहेगा, प्रोटीन की कमी से हाइपोएल्बुमिनिया हो रहा है, यानी एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो हाइपोएल्बुमिनिया। प्रोटीन में सबसे ज़्यादा एल्बुमिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो एल्बुमिन, जब एल्बुमिन ही कम हो जाएगा बॉडी में तो उसकी ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह से जो फ्लूइड है वो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ में क्या होने लगेगा, स्टोर होने लगेगा, कलेक्ट होने, शिफ्ट होने लगेगा, अक्युमुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से एडिमा कॉज होगा, फैटी लीवर एडिमा हो जाएगा और फिर हमें क्वाशियोरकर हो जाएगा। तो ये भी सिंपल सा है, बस आप डाइट कम ले रहे हो जिसमें प्रोटीन भी कम हो रहा है, फेरेटिन भी कम हो रहा है, आपका हीमोग्लोबिन भी कम हो रहा है, जो एनीमिया हाइपोएल्बुमिनिया कॉज कर रहा है। हाइपोएल्बुमिनिया होने की वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जा रहा है और ये फिर फैटी लीवर एडिमा बना रहे हैं, जिसकी वजह से क्वाशियोरकर हो जा रहा है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है, एडिमा हो जाएगा, सबसे पहला सिम्टम्स है। उसके बाद से आपका जो फेस का शेप है वो मून शेप्ड का हो जाएगा। वेट लॉस, चेंज हेयर कलर, ड्राई हेयर जो आपके ड्राई होने लगेंगे, डायरिया, लॉस ऑफ, लैक ऑफ प्रोटीन, लॉस ऑफ टीथ, एनीमिया, ये सारे आपके साइन एंड सिम्टम्स है क्वाशियोरकर के। मेनली हमने मरासमस में देखा था मसल ग्रोथ रिटार्डेशन, मसल और फैट कम हो रहे थे, बाइलोट स्पोर्ट्स पड़ रहे थे, जबकि इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपका एनीमिया, डायरिया, एडिमा, मून शेप्ड फेस, फिर उसके बाद आपका लॉस ऑफ टीथ, तो ये सारे सिम्टम्स आने लगेंगे क्वाशियोरकर में। अब हम इसका देखते हैं डायग्नोसिस में हम सबसे पहले CBC टेस्ट करेंगे, पोटेशियम सोडियम देखेंगे, ABG, आर्टेरियल ब्लड गैस, ये भी चेक करेंगे हम। फिजिकल एग्जामिनेशन भी होगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन बॉडी में बन रहा है या नहीं वो भी चेक करेंगे, कितने लेवल में बन रहा है। सीरम एल्बुमिन भी देखेंगे और प्लाज्मा प्रोटीन भी चेक करेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि हाइपोएल्बुमिनिया हो रहा है इसमें, तो एल्बुमिन, ये सारे जो हैं आपके इसमें टेस्ट होंगे। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं भी याद रहे तो आपको CBC और आपका ABG, BUN,
और प्लाज्मा प्रोटीन याद होना चाहिए। ये 4 टेस्ट ज़रूरी हैं क्वासियोरकर के लिए। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है, उसमें ट्रीटमेंट था कि हम जो भी कमी हो रही थी उसके अकॉर्डिंग हम उसको डाइट देते हैं। इसमें भी यही है, मेनली आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो दोनों न्यूट्रिएंट्स को दोनों चीज़ों को आपको उनके डाइट में इंक्लूड करना है। जैसे डाइट विद मोर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सिंगल शुगर, विटामिन्स, मिनरल सप्लीमेंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स आपके मिनरल्स में आ जाएंगे। तो ये सप्लीमेंट्स हमें प्रोवाइड करना ही करना है। अब लास्ट टॉपिक है आपका रोल ऑफ नर्स। इससे पहले हम एक बार फिर से पैम रिवाइज कर लेते हैं। पैम में हमने क्या क्या देखा, व्हाट इज़ पैम, क्लासिफिकेशन, फिर कॉजेज़, उसके बाद आपका मरासमस का डेफिनेशन, फिर उसमें हमने पैथोफिजियोलॉजी देखा, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। सेम हमने क्वासियोरकर में भी व्हाट इज़ क्वासियोरकर, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स और उसके बाद ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। लास्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ नर्स। तो इससे पहले वाले जितने भी टॉपिक्स देखे हमने उसमें आपका एक लास्ट वाला है क्वासियोरकर मरासमिक, दोनों वो भी लास्ट वाला क्लासिफिकेशन सेम है। आपको मेनली समझ में आ जाना चाहिए कि क्वासियोरकर में क्या हो रहा है और आपके मरासमस में इनडायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट की वजह से हमारी बॉडी को हो रहा है, जबकि क्वासियोरकर सिंपल किसकी कमी से हो रहा है, प्रोटीन की कमी से हो रहा है। प्रोटीन की कमी से जब आप पढ़ने लगोगे तो आपके बॉडी में बहुत कुछ होगा प्रोटीन की कमी से, क्योंकि आपका ओवरऑल जो बॉडी का फंक्शन है, कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी दे रहा है, पर प्रोटीन में जो आपकी बॉडी का सेल जैसे भी काम कर रहा है, सेल का मेम्ब्रेन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, कोई भी चीज़ आपके बॉडी में बन रहा है तो वो प्रोटीन से ही बन रहा है। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हर चीज़ धीरे धीरे डैमेज होने लग जाते हैं। तो माल न्यूट्रिशन क्वासियोरकर ज़्यादातर किस में पाया जाता है, बच्चों में। किसकी कमी से हो रहा है, प्रोटीन की कमी से हो रहा है। इसमें हम टेस्ट भी करते हैं देखने के लिए, यूरिन टेस्ट भी आपके इंक्लूड हो जाते हैं, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट भी देखते हैं, ABG देखते हैं, उसके बाद BU1 ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि प्रोटीन का वेस्ट प्रोडक्ट है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया तो उससे भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स उसके। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, रोल ऑफ़ नर्स। रोल ऑफ़ नर्स, एज ए नर्स हम क्या कर सकते हैं। एज ए नर्स जब भी कोई पेशेंट होगा, कोई भी क्लाइंट आपके सामने होगा, तो आप उसका असेसमेंट, न्यूट्रिशनल स्टेटस देखोगे कि वो कौन सा न्यूट्रिशन, उसका जो डेली का हैबिट है, फूड जो भी मील ले रहा है, उस मील में वो क्या इंक्लूड करता है, क्या लेता है, क्या खाता है, वो हम देखते हैं। उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी बॉडी में देखते हैं कि कहीं एडिमा तो नहीं हुआ है, या उसका जो मसल रिटार्डेशन, कहीं स्वेलिंग या कुछ भी, हार्डनेस, ये सारी चीज़ें हम असेसमेंट में देखते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन भी हमारे 4 स्टेप्स होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग उसकी हेल्प से हम ऑस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पिटेशन, इंस्पेक्शन सबसे पहला होता है। तो ये 4 प्रोसेस को देखते हुए हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद जो भी प्रिस्क्राइब्ड किया है डाइटिशियन ने, उस डाइट को हम एडमिनिस्टर करते हैं, या फिजिशियन हो, डाइटिशियन है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम उस पेशेंट को, उस क्लाइंट को एडमिनिस्टर कर देंगे। मेंटेन हाई न्यूट्रिएंट डाइट सच एज इंक्लूडिंग प्रोटीन कैलोरी। वैसे तो हमें पैम वाले पेशेंट को प्रोटीन कैलोरी ज़्यादा प्रोवाइड करना होगा, पर उसकी डाइट भी देखते रहना है कि किसी चीज़ की कमी ना हो। कार्बोहाइड्रेट कैलोरी ये ध्यान में रखना है। इनकरेज द डाइट कंटेनिंग डेयरी फूड प्रोडक्ट्स, मीट, सोयाबीन, पल्सेस, फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हमें क्लाइंट को इनकरेज करना है कि ये सारी चीज़ें आपको लेना ही लेना है अगर आपकी बॉडी को आप हेल्दी बनाना है, या जो भी इन डिजीज़ से आपको प्रोटेक्ट करवाना है या कुछ भी करना है। बस हमें उसे हेल्प करना है, नॉलेज थोड़ा लेने में, धीरे धीरे इजी लैंग्वेज में हमें उसे समझाना है कि आपकी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। इनकरेज करने का मतलब तो यही है ना, किसी को मोटिवेट करना। तो हमें उसे हर चीज़ बताना है, रीजंस बताना है कि आप क्यों ले रहे हो, इससे आपके बेनिफिट क्या है। तो वो सारी चीज़ें हम मतलब प्रोवाइड एजुकेशन रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट्स, मॉनिटरिंग मेंटेनिंग फूड इलेक्ट्रोलाइट लेवल, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पीएच। आप पीएच मत समझ लेना, फॉस्फोरस लिखा हुआ है, तो वो मॉनिटर करते हैं हम। मेंटेनिंग देखते हैं कि जितना भी पेशेंट ले रहा है उसका इनटेक आउटपुट, क्योंकि यूरिन टेस्ट हो रहा है तो उसमें तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना है ना कि इनटेक कितना हो रहा है, आउटपुट कितना हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें मॉनिटर करते रहना है, मेंटेन करके रखना है। टीचिंग प्लान जो आपका है उसको इंडिविजुअलाइज और डेवलप करना है। एक एक्सपीरियंस नर्स के पास जाओगे तो उसका एक बताने का तरीका बहुत अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो वो चीज़ें भी हमें डेवलप करते रहना है। पेशेंट को हमेशा उनके पेरेंट्स को भी इंस्ट्रक्ट करना है कि जो चाइल्ड है उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं, उसको कैसा फूड देना है, कैसे देना है।
ये सारा चीज़। उसके बाद हमारा लास्ट है मेक रेगुलर होम विजिट टू एक्सेस द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ कम्युनिटी पीपल। कम्युनिटी हेल्थ कम्युनिटी में नर्सेज जाती हैं, घर घर विजिट करती हैं और लोगों को उससे रिलेटेड नॉलेज देती हैं कि आपको ऐसे करना है, ताकि हमारा जो कम्युनिटी हो वो थोड़ा डेवलप हो और उससे उस चीज़ के बारे में जानकारी हो, एजुकेशन हो, कि कहीं वो कोई फूड उल्टा सीधा ना खा ले। या घर में एक प्रोग्राम भी होता है जिसमें लोगों को इनकरेज किया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि जो लोग हैं अलग अलग डाइट बना करके। आप जो टीवी देखते हो, टीवी चैनल पे आप देखते होगे बहुत सारे ऐसे चैनल्स आते हैं, तो वो चैनल्स क्यों बनाए गए? इसीलिए बनाए गए हैं कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों को अवेयरनेस हो अलग अलग डिशेज़ का, ताकि लोग उसको अच्छे से बना करके। कई बार कई चीज़ें लोगों को, जैसे कई लोग होते हैं कि डायरेक्ट प्रोटीन पसंद नहीं होता लेना, तो उसको हम किसी और फूड के थ्रू दे देते हैं। फूड रिप्लेस करते रहते, चेंज करते रहते। किसी को दूध नहीं पसंद तो दूध वाली चीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स हम दे देंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही टीवी पे इतने सारे प्रोग्राम्स आते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, या नर्सेज विजिट करती हैं। तो एज अ नर्स क्या करना है हमें, कहीं ना कहीं बस इसमें यही है नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसके असेसमेंट, उसका न्यूट्रिशन स्टेटस, हर चीज़ देखते हुए उससे हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना है एक डाइट के लिए। और दूसरा हमें ये भी देखना चाहिए कि जो लोग हैं उनकी हैबिट्स क्या है, लाइक डिसलाइक क्या है, उनको कैसा खाना पसंद है, को क्या वो चीज़ नहीं लेना चाहते, उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसी है, क्या एज है उनका, बच्चों के लिए हमें क्या रिकमेंड करना है, बड़ों के लिए क्या करना है, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, घर का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो कैसा है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमें उन्हें प्रोवाइड करना है, अवेयरनेस प्रोवाइड करना है, उन्हें बताना है कि आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए। तो आज का हमारा पैम का यही वीडियो था और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर अपने डाउट को लिखना। अगर इसमें आपका मेनली हमने 3 टॉपिक देखता है, पैम के टाइप्स देखे हैं और उसमें रोल ऑफ नर्स देखे हैं। तो हमने 3 टॉपिक क्लियर किए हैं। अगर अगली बार आपका मे बी जॉन्डिस का या कोई और टॉपिक भी हो सकता है। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा, और कुछ अगर आपको कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एंड गुड नाइट।